दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आपके लिए आज लेकर आया हूं कैरोल गिलिगन की नैतिक विकास से संबंधित थ्योरी, जिसको एथिक ऑफ केयर कहा जाता है। दोस्तों, हमने लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी के अंतर्गत देखा था कि किस तरीके से बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। इसके ऊपर शुरुआती कार्य पियाजे साहब के द्वारा किया गया था और इसे एक थ्योरी के रूप में परिवर्तित करने का काम लॉरेंस कॉलबर्ग ने किया था। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके का विकास लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी में दिखाया है, उसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विद्वान कैरोल गिलिगन है, जिन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ केयर में माना है, एथिक ऑफ केयर में, कि लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपने सिद्धांत के लिए मुख्य रूप से यूरोप के गोरे बच्चों को शामिल किया था और इसमें उनका यह मानना था कि नैतिक विकास एक तरीके की मॉरल रीजनिंग है, जिसमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है और जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, वो अगली स्टेज पर जाते हैं, वैसे वैसे उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होने लगती है। दोस्तों, कैरोल गिलिगन ने अपनी एथिक ऑफ केयर थ्योरी में दिखाया है कि लॉरेंस कॉलबर्ग के थ्योरी में इस बात का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि लड़कियों के बारे में ये थ्योरी कितनी सही है। उनका मानना है कि लड़कियों का समाजीकरण जो है वो अलग तरह से किया जाता है और इसमें उन्हें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनके लिए लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी में कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने लड़कियों के संबंध में नैतिक विकास को समझाने के लिए एथिक ऑफ केयर नाम का एक सिद्धांत दिया था, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, लॉरेंस कॉलबर्ग की तरह कैरोल गिलिगन ने भी अपनी थ्योरी को 3 चरणों में विभाजित किया है: प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और इन तीनों ही स्तरों में उन्होंने उसी तरीके की विशेषताओं को दिखाने का प्रयास किया है जैसा लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी में दिखाने का प्रयास किया है। दोस्तों, प्री कन्वेंशनल लेवल में जब बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं और उनमें सेल्फ सेंटर्डनेस यानी कि मैं की भावना होती है, लेकिन जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होने लगती हैं वैसे वैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी दूसरों के बारे में, दूसरों के प्रति, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें अपने छोटे भाई बहनों के माध्यम से सिखाई जाती है। इस चीज की कैरोल गिलिगन के नजरिए में लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी में कोई जगह नहीं थी। जब दूसरे चरण में बच्चा आता है, लड़कियां आती हैं, तो वो कन्वेंशनल लेवल में आती हैं और कन्वेंशनल लेवल में उनको सैक्रिफाइस करना सिखाया जाता है। सैक्रिफाइस मतलब अपनी इच्छाओं का दूसरों की खुशियों के लिए बलिदान करना। इस बात की लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी में कोई जगह और गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए कैरोल गिलिगन का मानना है कि हमें लड़कियों के संबंध में लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी को पूरी तरह से सही नहीं मान लेना चाहिए या आंख बंद करके उसको स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। दोस्तों, अधिकांश महिलाएं इस दूसरे चरण में आकर ही रुक जाती हैं, खासतौर से हिंदुस्तान जैसे देश में, क्योंकि यहाँ महिलाएं कभी भी परिवार से आगे बढ़ नहीं पाती हैं। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी और परिवार के लिए अपनी खुशियों को त्याग करना उनको सिखाया जाता है। यहाँ से आगे वो कभी सोच नहीं पाती हैं, हिंदुस्तान जैसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले जगहों पर। लेकिन दोस्तों, यूरोप जैसी जगहों पर महिलाएं तीसरे चरण में प्रवेश करती हैं, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। इसमें महिलाएं ये मानती हैं कि उनको दूसरों के लिए बलिदान करना भी ठीक है और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी ठीक है, लेकिन उनकी एक अपनी अलग दुनिया भी होनी चाहिए जिसमें उनके लिए ही जगह हो, वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। दोस्तों, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के विरोध स्वरूप कैरोल गिलिगन ने जो थ्योरी दी थी, ये मुख्य रूप से महिलाओं के और लड़कियों के समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में दी गई थी, एथिक ऑफ केयर। दोस्तों, ये थ्योरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें बस यही दिखाने की कोशिश की गई है कि महिलाओं के संबंध में, लड़कियों के संबंध में समाजीकरण किस प्रकार होता है और इसे सिर्फ सही और गलत के बीच निर्णय लेने तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।